बच्चों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब सकुशल होंगे। आज मैं आपके सामने उपभोग फलन अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। बच्चों ये चैप्टर बीए प्रथम वर्ष, बीए प्रथम सेमेस्टर और गणितीय आर्थिक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसे ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे भी अपने नोटबुक में। तो बच्चों कंजम्पशन फंक्शन के बारे में मैं आपको बताने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप पूर्णतया कंसंट्रेट होकर के इस लेक्चर को सुनेंगे। बच्चों उपभोग फलन क्या है, कैसे है, ये कैसे काम करता है, नेशनल इनकम में कैसे काम करता है, मल्टीप्लायर में कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट में कैसे काम करता है और राष्ट्रीय आय की प्रॉपर्टीज़ निकालने में एमपीएस एमपीसी को कैलकुलेट करने में किस प्रकार से कंजम्पशन फंक्शन वर्क करेगा, इसे मैं बहुत ही विस्तार में आपके सामने और बहुत ही इस तरीके से रखूँगा ताकि आप इसे समझ सकें कम समय में और इसको जान सकें। तो बच्चों आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः। अब मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करूँगा कि आखिर में उपभोग फलन किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जो उपभोग फलन है आखिर में ये है क्या। देखिए कुल मिला के जो कंजम्पशन फंक्शन है बच्चों, ये आपको समझना है पूरी तरह से। तो यहाँ पे उपभोग कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में जो वस्तुएं और सेवाएं यूज कर रहा है वो उसे ही हम उपभोग कहेंगे। बच्चों यहाँ पे हम उपभोग को सी से प्रदर्शित करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। सी उपभोग है, वाई आय है। यह फलनात्मक संबंध को स्पष्ट करता है बच्चों। और व्यक्ति अपनी आय का एक भाग उपभोग पर खर्च करता है और शेष जो उपभोग से उसकी बच जाती है वह बचत भी कहलाता है। तो यहाँ पे बच्चों कुल मिला के कंजम्पशन फंक्शन उपभोग बेसिकली आय पर निर्भर करता है, ये आपको समझना है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे आपके सामने सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। सी उपभोग है, वाई आय है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका। तो यहाँ पे सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई यही उपभोग फलन है। अर्थात जो कंजम्पशन है किसी व्यक्ति की वो उसकी इनकम पर निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों, जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, इसे हम इस तरह से आपके सामने दिखा सकते हैं। जो उपभोग है इसके दो प्रकार हैं, एक स्वायत्त कहलाता है ऑटोनॉमस और दूसरा प्रेरित कहलाता है बच्चों। दो तरह के कंजम्पशन हमारे सामने पाए जाते हैं, एक स्वायत्त उपभोग और एक प्रेरित उपभोग। स्वायत्त उपभोग क्या है ये आपको देखना है कि आखिर में स्वायत्त उपभोग किसे कहते हैं। स्वायत्त उपभोग बेसिकली मिनिमम कंजम्पशन कहा जाता है, एक न्यूनतम उपभोग कहा जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति की, किसी भी उपभोक्ता की आय शून्य होने के बाद भी जो उपभोग वो करेगा उसे हम स्वायत्त उपभोग करेंगे। ठीक है, स्वायत्त उपभोग आय कितनी भी बढ़े या घटे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, स्वायत्त उपभोग ज्यों का त्यों बना रहता है। अब प्रेरित उपभोग, स्वायत्त उपभोग को बच्चों हम C0 से दिखा सकते हैं अर्थात आय के शून्य पर। और प्रेरित उपभोग को हम बच्चों CY स्मॉल c कैपिटल Y से दिखाते हैं। प्रेरित उपभोग, प्रेरित उपभोग का मतलब आय बढ़ने पर, आय के परिवर्तन होने पर उपभोग में होने वाला परिवर्तन, उपभोग में किस दर से परिवर्तन होगा, कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा, कितनी उसकी चेंजेज होगी,
उसको हम प्रेरित उपभोग कहेंगे। तो उपभोग के दो रूप हैं बच्चों, एक स्वायत्त उपभोग है, एक प्रेरित उपभोग है। अब आप समझिए, देखिए यहाँ पे बहुत ही साफ साफ लिखा है C बराबर C0 प्लस CY, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो C0 स्वायत्त, जैसा मैंने पहला स्मॉल c और कैपिटल स्मॉल c लिखना है आपको, कैपिटल Y लिखना है प्रेरित उपभोग। देखिए यहाँ पे हियर C स्मॉल c इक्वल टू MPC। MPC क्या है आगे मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा। देखिए जो नेशनल इनकम है Y बराबर C प्लस यस, जिसे हम आप कह सकते हैं C क्या है उपभोग और यस क्या है बच्चों बचत। अर्थात किसी भी व्यक्ति के, किसी भी उपभोक्ता के आय के दो ही पार्ट होते हैं, एक वो कंजम्पशन कर सकता है, दूसरा वो बचत कर सकता है। तो देखिए उपभोग और आय के बीच के संबंध को उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन कहते हैं। यहाँ पे बच्चों उपभोग व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है। आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि तथा आय में कमी होने पर उपभोग में कमी आएगी। अतः उपभोग प्रवृत्ति हमें यह बताती है कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में भी परिवर्तन होगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उपभोग आय का फलन है। इसलिए यू कैन सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। आप कह सकते हैं कि कंजम्पशन राष्ट्रीय आय का फलन है। ये आप क्लियर कट कह सकते हैं कि उपभोग आय का फलन है। किस रूप में फलन है, सापेक्षिक है, निरपेक्ष है, परमानेंट है, वो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की है। बड़ा साफ शब्दों में आप देखिए, इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की है। नंबर एक औसत उपभोग प्रवृत्ति, नंबर दो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति जिसे आप एपीसी कह सकते हैं और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को आप एमपीसी कह सकते हैं। एपीसी का फुल फॉर्म है एपीसी का फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। एमपीसी का फुल फॉर्म है बच्चों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। अब आप समझिए जरा, औसत उपभोग की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे। देखिए औसत उपभोग की प्रवृत्ति बच्चों बेसिकली C बटा वाई, समग्र उपभोग बटा समग्र आय। तो यहाँ पे देखिए कुल आय का जो भाग उपभोग में प्रयोग किया जाता है उसे ही औसत उपभोग प्रवृत्ति, उससे ही औसत उपभोग का निर्धारण हो जाता है। अर्थात औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग आय के अनुपात को प्रदर्शित करता है। आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग में वृद्धि तो होगी पर घटते क्रम में, अर्थात उपभोग आय का अनुपात घटेगा। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप समझें, C इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई तो होता है, ठीक है, लेकिन जो हमारे सामने बच्चों एपीसी है औसत उपभोग की प्रवृत्ति, एपीसी जिसे हम लिख सकते हैं C बटा वाई अर्थात समग्र उपभोग बटा समग्र आय। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे वाई बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ठीक है। आय के रेशियो, आय जिस अनुपात में बढ़ेगी उपभोग भी बढ़ेगा, उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो C बटा वाई है बच्चों वो क्रमशः डाउनवर्ड होगी, वो घटेगी। ये आपको याद रखना है रिलेशन कि आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, पर उपभोग आय के अनुपात में कमी आएगी। क्यों ऐसा होता है बच्चों, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आय का समग्र भाग, जितनी भी आय आपकी बढ़ती है उसका पूरा का पूरा हिस्सा लोग उपभोग पर खर्च नहीं करते, क्योंकि अपनी फ्यूचर सेफ्टी, फ्यूचर सेविंग, सुरक्षा, आकस्मिक उद्देश्य, अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ आय का भाग वो बचा के रखते हैं। अब देखिए एपीसी आपने समझ लिया C बटा वाई। दूसरा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है बच्चों, ये आपको समझना है। तो देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। आय में परिवर्तन होगा तो उपभोग की मात्रा में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। अर्थात जब आय में वृद्धि होगी तो उपभोग बढ़ेगा और आय में कमी होगी तो उपभोग में कमी आएगी। आय में वृद्धि या कमी और उपभोग में वृद्धि या कमी के जो अनुपात होगा वही कहलाएगा एमपीसी। अर्थात आय में, एक बार मैं सिंपल से कहूँ कि आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाएगा बच्चों, जिसे हम कह सकते हैं एमपीसी
इक्वल टू डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। ये आप याद कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका ये भी है, एम पी सी इक्वल टू सी टू माइनस सी वन बटा वाई टू माइनस वाई वन बराबर डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। ये आपको याद करके रखना है, ठीक। ये एम पी सी है। और बच्चों ये भी याद कर लें कि एम पी सी हमेशा 1 से कम होगी। क्यों कम होगी आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए एक डायग्राम के सहारे आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा। उपभोग आय का अनुपात क्या होगा, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या होगी, ये आप इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे एक्स अक्ष पे हमने इनकम दिखाया है। एक्स अक्ष पे इनकम, कौन सी इनकम, अर्थात डिस्पोजेबल इनकम, व्यय योग्य आय है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमने व्यय योग्य आय को दिखाने का प्रयास किया है। अब आप समझिए, देखिए ओ जेड रेखा एक है, एक रेखा है ओ जेड। ओ जेड रेखा समता रेखा बच्चों, ये इसे आप रख दें समता। कौन सी समता, आय बराबर व्यय, वाई बराबर ई। देखिए लिखा वाई बराबर ई लाइन, समता रेखा है जो 45 डिग्री पर, यहाँ देखिए 45 डिग्री पर। और बच्चों देखिए एक रेखा, ये उपभोग फलन की रेखा है जिसे आपने कहा C0 प्लस सी वाई, ठीक। उपभोग फलन की रेखा है, इसे हम C उपभोग फलन से प्रदर्शित करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम आय देखें y1 है, अगर उपभोक्ता की आय जो है वो y1 है तो यहाँ इतनी आय है तो वह A बिंदु पर है, ठीक। अर्थात A बिंदु पर जो उसका उपभोग है वो AY1 है और उसकी जो इनकम है बच्चों वो Y1 है। तो आप कह सकते हैं A पर कंजम्पशन कितनी हो गई, AY1, और इनकम कितनी हो गई, Y बराबर हो गई OY1, ठीक। उसी तरह से B बिंदु पर भी आप देख सकते हैं, B पॉइंट पर इनकम उसकी है OY2 और कंजम्पशन उसका है BY2, ठीक। तो आप देखिए A बिंदु के सापेक्ष, A बिंदु से अगर हम O बिंदु पर एक स्लोप खींचें तो OA रेखा बन गई, और B बिंदु से अगर हम एक स्लोप खींचें तो OB रेखा बन गई। तो बच्चों जो OA रेखा का ढाल है और OB रेखा का ढाल है, OA रेखा के ढाल को हम θ1 से दिखा सकते हैं और OB रेखा के ढाल को θ2 से दिखा सकते हैं, ठीक। और आप कह सकते हैं कि θ1 डिग्री ग्रेटर दैन θ2 डिग्री बच्चों। इसका और थीटा क्या है, APC। इसका मतलब है APC पहले ज़्यादा थी और बाद में APC घट गई। इसका देखिए जो ढाल है OA OB का, इसका ढाल घट रहा है, इसका मतलब है कि औसत उपभोग की प्रवृत्ति बच्चों घट रही है। ये आपको समझना है, पूरी तरह से बहुत ध्यान से समझना है। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों ये ध्यान आपको लगाना है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो जो C रेखा है, ये उपभोग फलन की रेखा A बिंदु पर और B बिंदु पर, A बिंदु पर जो स्लोप है बच्चों वो B बिंदु पर स्लोप के बराबर है, और A बिंदु का जो ढाल है वो B बिंदु के ढाल के बराबर है। तो निश्चित रूप से इसको हम MPC कहेंगे। इसका मतलब है कि इस रेखा पर जो MPC है बच्चों, स्मॉल c, जो स्मॉल c, ये CY लिखा हुआ, Y के बगल में स्मॉल c लिखा है, तो जो ये बच्चों स्मॉल c है वो है MPC, और MPC कैसी है, कांस्टेंट है। ये आपको समझना है, ठीक। तो ये आप, तो बच्चों यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसा कि आपने ये समझा A बिंदु पर स्लोप और B बिंदु पर स्लोप क्या है, पोजीशन। इसका मतलब A बिंदु पर जो MPC है वो कांस्टेंट है और B बिंदु पर भी MPC कांस्टेंट है, और A और B दोनों बिंदुओं पर MPC एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब आपको ये समझ लेना है कि ये जो रैखिक उपभोग फलन है, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन के संदर्भ में बच्चों
याद कर लीजिए MPC कांस्टेंट होगी और APC घटती हुई होगी। ये आपके माइंड में पूरी की तरह आज पूरा का पूरा आ जाना चाहिए, ठीक है। अर्थात APC देखिए APC बराबर C बटा वाई ये घट रही होगी, MPC बराबर डेल्टा C बटा डेल्टा वाई ये स्थिर होगी। ये आपको समझना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आगे आपको बढ़ाऊँगा। देखिए एक सारणी के माध्यम से दिखाया गया है, बिल्कुल सेम चीज़ जो डायग्राम में देखा आपने, बिल्कुल सेम सारणी में भी वही। देखिए एक कॉलम यहाँ पे देखिए बच्चों आय, यहाँ पे उपभोग, यहाँ पे APC, यहाँ पे MPC। देखिए आय 100, 0, 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह से बढ़ रही है। अब उपभोग देखिए 100, 150, 200, 250, 300 उपभोग भी बढ़ रहा है। लेकिन आप अगर समझेंगे कि आय का रेशियो आप देखिए 100 to 100, हाँ 0 से हो गया 100, 100 से बढ़ के 200 डबल, लेकिन उपभोग देखिए 100 से 150, 200, इसका मतलब डबल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए देखिए APC जो निकाला गया है, देखिए शुरू में तो APC का मान कुछ मतलब बिल्कुल 100 बटा 0, इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल 0 ही है। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए 100 बटा 0 मान लीजिए आप, ये इसको इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। यहाँ 1.5, फिर 1, फिर 0.83, 0.75। तो ये देखिए क्रमशः डाउनवर्ड APC घट रहा है। और दूसरी तरफ अगर इस डायग्राम में आप बच्चों देखेंगे MPC, तो देखिए MPC का मान आप ध्यान से समझें। MPC का मान देखिए 0.5 के बराबर कांस्टेंट है। देखिए 50 बटा 100, सब जगह 50 बटा 100। कहाँ से 50 आया था ये आप समझ लीजिए। देखिए जब उपभोग 100 से बढ़ के 150 हुआ था तो 150 में से 100 घटाए थे तब 50 आया। उसी तरह से 200 में से 150 घटाएंगे फिर 50 आएगा। उसी तरह से 250 में से 200 घटाएंगे फिर 50 आएगा। और देखिए ये जो नीचे 100 ये जो इनकम है बच्चों डेल्टा वाई, ये देखिए 100 में से 0 घटाएंगे 100, 200 में से 100 घटाएंगे 100। इसका मतलब जो इनकम रेट ऑफ चेंज इन इनकम है वो 100 है, और जो रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन है वो 50 है। तो 50 बटा 100 जब हम कर रहे हैं तो वो 0.5 आ रहा है। और 0.5 क्या है MPC, और MPC कैसी है स्थिर है। ये आपको समझना है। अब आगे देखिए इसी के साथ बचत। देखिए आय का कुछ भाग जो उपभोग के बाद शेष रह जाता है वो बचत है। जैसा बहुत ही साफ यहाँ पे लिखा गया है y बराबर, देखिए S बराबर y माइनस C, बहुत ही क्लियर कट है। और देखिए यहाँ पे भी बचत के दो रूप हैं, एक देखिए ऋणात्मक बचत माइनस S 0, और दूसरा धनात्मक बचत स्मॉल s कैपिटल Y। तो स्मॉल s क्या है यहाँ पे स्मॉल s बच्चों है MPS, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। तो देखिए शुरुआत में जब उपभोक्ता के पास आय शून्य होती है तो उसकी ऋणात्मक बचत होती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन करता है। जैसा कि मैं पहले आपको बता के आ रहा हूँ कि भाई वो शुरू में इनकम शून्य होने के बाद भी वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहा होता है, और वो कंजम्पशन पॉजिटिव होती है। इसलिए जो उस समय तत्काल बचत निकाली जाएगी वो माइनस में आएगी। अब देखिए बचत की प्रवृत्ति दो तरह की है। औसत बचत की प्रवृत्ति APS बराबर S बटा वाई, ये आप बिल्कुल ध्यान दे लें, ठीक। और अर्थात बचत आय का अनुपात कुल बचत बटा कुल आय, वो औसत बचत की प्रवृत्ति आएगी। और सीमांत बचत की प्रवृत्ति, देखिए आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन का जो अनुपात है, उसका जो रेशियो है डेल्टा, देखिए डेल्टा S बटा डेल्टा वाई आप लिख सकते हैं, डेल्टा S बटा डेल्टा वाई। उसी तरह जैसे आप पहले करके आए हैं S2 माइनस S1, सॉरी देखिए S2 माइनस S1 बटा Y2 माइनस Y1 बराबर डेल्टा S बटा डेल्टा Y। ये बच्चों है क्या है MPS, ये आपको याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझाने की कोशिश की गई है। y बराबर देखिए बहुत ही ध्यान से ये फार्मूला आप समझ लीजिए ताकि आपको मैथमेटिक्स हल करने में आसान हो। देखिए y बराबर C प्लस S, तो दोनों पक्षों में देखिए डेल्टा y से भाग दे दिया, ठीक। तो 1 बराबर MPC आ गई, जैसा आप पढ़ के आ रहे हैं डेल्टा C बाई डेल्टा y बराबर MPC, और दूसरा आ गया डेल्टा S बाई डेल्टा y बराबर MPS, ठीक।
अर्थात एम पी सी बराबर 1 माइनस एम पी एस आप कर सकते हैं। देखिए 1 बराबर, चूँकि जब दोनों का योग 1 होगा तो एम पी सी आप निकाल सकते हैं 1 माइनस एम पी एस, और एम पी एस को स्मॉल एस से प्रदर्शित कर सकते हैं। और दूसरा है एम पी एस अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस एम पी सी कर सकते हैं, और एम पी सी को स्मॉल सी से दिखाएंगे। तो इस तरह से आप इस फार्मूले के आधार पे देखिए यहाँ पे बहुत, ये जो इतना फार्मूला वाई बराबर सी प्लस यस, ये आपको पूरी तरह से बच्चों याद करके रखना है, ताकि अगले लेक्चर में जो मैथ का सवाल मैं हल कराऊंगा वहाँ पे आप बिल्कुल समझ के रखें उसके लिए। तो देखिए कंज्यूमर्स की तरफ से बच्चों वाई बराबर सी प्लस यस, और अगर उत्पादक है, अगर प्रोड्यूसर है, तो उसके लिए वाई बराबर हो जाएगा सी प्लस आई, जिसकी चर्चा मैं अगले लेक्चर में आपसे करूँगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान से समझे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।